केमिस्ट्री की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि समय समय पर आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग 11th का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो आपको भौतिकी फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री दोनों के अंदर बहुत ही जटिल तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। और हम लोग इस वीडियो में बारीक से बारीक चीज़ों को भी क्या करेंगे, समझेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी। सबसे पहले देखो कि थर्मोडायनेमिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ग्रीक शब्द है जो बना हुआ है थर्मो प्लस डायनेमिक्स से, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊष्मा का गमन। शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ऊष्मा का गमन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका ऊष्मा का गमन। मतलब हीट प्लस मोशन इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखिए डिफिनीशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ऊष्मागतिकी होता क्या है। बोलता है कि भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में निहित ऊष्मा परिवर्तनों में एवं विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं में परिणात्मक संबंधों के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक वास्तविक विज्ञान है जो सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। वास्तव में ऊष्मागतिकी क्या है दोस्तों? तो वास्तव में ऊष्मागतिकी जो है आपका वो रासायनिक प्रक्रमों या भौतिक प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के संबंध को क्या करता है, व्यक्त करता है। तो देखिए इसके नीचे एक और डिफिनीशन इसका लिखा गया है कि रासायनिक प्रक्रमों में ऊष्मा परिवर्तन के अध्ययन को रासायनिक ऊष्मागतिकी कहा जाता है। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित नियमों को ऊष्मागतिकी का नियम कहा जाता है। और दोस्तों ऊष्मागतिकी के 3 नियम पढ़ने हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। और दोस्तों ऊष्मागतिकी का जो तीनों नियम है वो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। इसका कोई विधिवत सैद्धांतिक प्रमाण नहीं है। तो हम लोग ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम बाद में जानेंगे। जब ऊष्मागतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले ऊष्मागतिकी के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग ऊष्मागतिकी का बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों हम लोग बात करेंगे निकाय, परिवेश एवं परिसीमा की, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो सबसे पहले देखो ऊष्मागतिकी के अनुसार ब्रह्मांड 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, निकाय से और परिवेश से। तो ब्रह्मांड बराबर हुआ निकाय प्लस परिवेश। और इस निकाय और परिवेश को जो अलग करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बाउंड्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिसीमा। तो सबसे पहले जानो निकाय किसको बोलते हैं, सिस्टम किसको बोलते हैं। तो बोलता है कि ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर हम कार्य करते हैं, जिस पर हम प्रयोग करते हैं या जिसका हम लोग प्रेक्षण करते हैं वो क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। वो क्या कहलाएगा दोस्तों, निकाय कहलाता है। मैंने इसको लिखा भी है, देखिए ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर कार्य या प्रयोग या प्रेक्षण किया जाता है निकाय कहलाता है। या शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड के जिस भाग का ऊष्मागतिकीय अध्ययन किया जाता है निकाय कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद देखो परिवेश। तो ब्रह्मांड में निकाय को छोड़कर जो शेष भाग ब्रह्मांड का बच जाता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं परिवेश। क्लियर है? मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि निकाय क्या है, परिवेश क्या है और परिसीमा क्या है। दोस्तों जैसे सपोज कीजिए कि एक टेबल है और टेबल पर हमने एक कप रखा है जिसमें चाय है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप चाय पी लीजिए तो आप क्या बोलिएगा, इस कप को उठाइएगा आप। तो आपका कार्य किस पर हो रहा है दोस्तों? आपका कार्य हो रहा है इस कप पे। तो कप जो हमारा है वो निकाय है। क्लियर है? और इसकी बाहर की जितनी दुनिया है, इस कप की बाहर की दुनिया, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है दोस्तों ये क्या है, परिवेश है। क्लियर है दोस्तों? अब देखो इस निकाय और परिवेश के को कौन अलग कर रहा है। तो इस निकाय और परिवेश को देखो, ये वाला लाइन कप का जो ये बाउंड्री है ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, परिसीमा।
क्लियर है दोस्तों। मतलब ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर आप कार्य करोगे, जिस पर आप प्रयोग करोगे या जिसका प्रेक्षण करोगे, निकाय कहलाएगा। और निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग जो होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। क्लियर है। परिसीमा से होकर निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊर्जा, ऊष्मा या द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है या नहीं भी होता है। परिसीमा जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अपरगम्य परिसीमा, परगम्य परिसीमा, रुद्धोष्म परिसीमा और डायथॉर्मिक परिसीमा। क्लियर है दोस्तों। अब देखो आप परगम्य परिसीमा किसको बोलते हैं? तो इस प्रकार के परिसीमा से पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। परगम्य परिसीमा तो इस प्रकार के परिसीमा से ऊर्जा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता है। और तीसरा है देखो रुद्धोष्म परिसीमा, तो इस प्रकार के परिसीमा से दोस्तों ना तो ऊर्जा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान होता है। और देखिए 4 नंबर जो है डायथॉर्मिक परिसीमा, तो इस प्रकार के परिसीमा से द्रव्यमान का आदान प्रदान तो नहीं होता है, मतलब कहने का अर्थ ये पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे निकाय के प्रकार। तो निकाय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका खुला निकाय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों ओपन सिस्टम। क्लियर है। दूसरा है आपका बंद निकाय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों क्लोज्ड सिस्टम। क्लियर है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों आपका विलगित निकाय, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि खुला निकाय क्या है, बंद निकाय क्या है और विलगित निकाय क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं खुला निकाय का, ओपन सिस्टम का। तो देखो वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा एवं द्रव्य यानी पदार्थ यानी द्रव्यमान दोनों का विनिमय करता है, अर्थात एक्सचेंज करता है, खुला निकाय कहलाता है। ऐसा निकाय परागम्य परिसीमा द्वारा घिरा रहता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि परागम्य परिसीमा जो होता है उससे ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का विनिमय हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। अर्थात इसमें ऊर्जा का भी विनिमय हो रहा है और द्रव्य का भी विनिमय हो रहा है। मतलब समय के साथ ऊर्जा का मान भी घटेगा और द्रव्य का भी मान घटेगा। जैसे देखिए इसमें चेंज ऑफ एनर्जी जो होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये जीरो तब होगा जब हमारा निकाय जो था वो परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय नहीं करता, तब नहीं ये जीरो होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये डी डज नॉट इक्वल टू जीरो बता रहा है कि हमारा निकाय जो है वो परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद देखिए डीएम डज नॉट इक्वल टू जीरो। डीएम क्या है दोस्तों? तो द्रव्यमान परिवर्तन है। तो यहाँ पे भी द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए द्रव्यमान का परिवर्तन जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बीकर में गर्म होता बेंजीन, जल, अल्कोहल। क्लियर है दोस्तों। जैसे मान लो मैं कोई खुला पात्र लूँगा और जैसे इसमें मैंने जल लिया है और इस जल को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारा जल हीट होकर वाष्प में बदलेगा। क्लियर है दोस्तों। तो वाष्प में जब बदलेगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे वाटर का लेवल भी घटेगा और साथ में जो वाष्प निकल रहा है वो ऊर्जा लेकर भी निकल रहा है, ऊष्मा लेकर भी निकल रहा है। तो परिवेश में देखो वेपर जो है वो ऊर्जा भी लेकर जा रहा है साथ में, और साथ में इस वाटर का लेवल जो होगा वो कम होते जाएगा। मतलब भी द्रव्य भी क्या हो रहा है? परिवेश में जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है? ओपन निकाय में होता ये है दोस्तों कि इसमें ऊर्जा और द्रव्य दोनों का ह्रास होता है। क्लियर है दोस्तों। क्लियर है। आइए देखते हैं बंद निकाय। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। तो जिस निकाय द्वारा परिवेश के साथ
ऊर्जा का विनिमय किया जाता है, द्रव्यमान का नहीं, उसे बंद निकाय कहा जाता है। जैसे मान लो कि बंद बर्तन में, ये क्लोज सिस्टम हमने लिया है, ये बंद बर्तन है और इसमें हम लोग वाटर को गर्म कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? तो वाटर जब हमारा गर्म होगा तो ये वाष्प में बदलेगा, लेकिन क्या इस वाटर का वाष्प बाहर निकल पाएगा? तो नहीं निकल पाएगा। ये जाकर इस सतह से टकराएगा और ठंडा होने के पश्चात फिर लिक्विड बनकर इसी में चला आएगा। लेकिन दोस्तों ऊर्जा का विनिमय परिवेश में होगा, लेकिन द्रव्य का नहीं होगा। जैसे मान लो किसी बंद बर्तन में अगर हम पानी को गर्म करके रख दें तो कुछ समय के बाद हमारा पानी ठंडा हो जाता है। मतलब हमारे सिस्टम ने अपने ऊर्जा का विनिमय कर दिया परिवेश के साथ, लेकिन पानी के लेवल में आपको कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बर्तन जो था वो बंद था और ये वाटर जो वेपर में बदला वो वेपर हमारा बाहर नहीं निकल पाया है। तो इस बंद निकाय में देखिए चेंज ऑफ एनर्जी होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, इसीलिए ऊर्जा परिवर्तन डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन दोस्तों इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए जो द्रव्यमान का परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो डीएम इज इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज ऑफ मास जो होगा वो जीरो हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम की। क्लियर है दोस्तों? तो देखो, जिस निकाय द्वारा परिवेश के साथ द्रव्य एवं ऊर्जा दोनों का विनिमय नहीं किया जाता है उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। मतलब ये सिस्टम जो होगा वो परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान करेगा। मतलब इस प्रकार के सिस्टम में जो परिसीमा होती है वो एडियाबेटिक बाउंड्री होती है, मतलब रुद्ध समपरिसीमा होती है, जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा थर्मस है, तो थर्मस में देखिएगा जब हम लोग गर्म पदार्थ रखते हैं तो बहुत देर तक गर्म ही रहता है, या ठंडा पदार्थ रखते हैं तो ठंडा ही रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ना तो वो परिवेश से ऊर्जा या द्रव्यमान ग्रहण करता है और ना ही परिवेश को ऊर्जा या द्रव्यमान देता है। मतलब इस प्रकार के सिस्टम में ना तो द्रव्यमान में कोई किसी प्रकार का ह्रास होने वाला है और ना ही ऊर्जा में किसी प्रकार का ह्रास होने वाला है। मतलब चेंज ऑफ एनर्जी जो होगा वो भी जीरो होगा और चेंज ऑफ मास जो होगा दोस्तों वो भी जीरो होगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास ऊष्मागतिकी का। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।